जय हिंद साथियों, फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर एक बार स्वागत है। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं रिसेप्टार क्या होते हैं, रिसेप्टार के टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 टाइप रिसेप्टार के करवा रखा है। आज हमारा चौथा टाइप है हमारे रिसेप्टार का, जो कि है रिसेप्टार रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। साथियों आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोगों को यदि कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके हर एक क्वेरीज को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। और आप लोगों को यदि इन वीडियोज़ का नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जा करके आप लोग इस वीडियो का नोट्स क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इससे अधिक भी नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिप्लोमा इन फार्मेसी को ज्वाइन करें और वहाँ से नोट्स आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है जीन रेगुलेटिंग, क्या है रिसेप्टार रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। आज हम लोग देखेंगे कि ये कौन से रिसेप्टार होते हैं जो हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ये मेनली ऐसे रिसेप्टार होते हैं साथियों जो कि हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, ना कि सेल के सरफेस पर नहीं पाए जाते। ये हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या फिर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं ये रिसेप्टार। और ये हमारे क्या करते हैं, जीन को रेगुलेट करते हैं, यानी जीन के फंक्शन को ही अल्टर कर देते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है साथियों, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है साथियों, हमारा जो है डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसलिए क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन को अल्टर करते हैं, तो इसीलिए इसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी कहते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टार क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियर रिसेप्टार भी कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है, दीज रिसेप्टार आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टार। अब ये जो रिसेप्टार रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन हैं या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टार होते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब हुआ साथियों कि ऐसे रिसेप्टार जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या फिर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी सेल के सरफेस पर नहीं पाए जाते, जो कि है साइटोप्लाज्मिक या तो होंगे या फिर हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टार होते हैं। ठीक, दीज रिसेप्टार्स आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। ये रिसेप्टार जो होते हैं साथियों वो हमारे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं मतलब ये साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्ड ओनली लिपिड सॉल्युबल केमिकल। ये जो रिसेप्टार होते हैं ये केवल लिपिड सॉल्युबल केमिकल मैसेंजर को ही रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर उन मैसेजेस को रिस्पॉन्स करते हैं जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्या कर सके, पेनिट्रेट करके हमारे साइटोप्लाज्म में पहुंच सके। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिसेप्टार रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो अब हम लोग देखते हैं साथियों स्ट्रक्चर क्या होता है इस रिसेप्टार का। तो जैसा कि हमने बताया कि ये एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टार होता है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रिसेप्टार है जो हमारा इंट्रासेलुलर होता है। तो हमारा रिसेप्टार रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन ऐसा रिसेप्टार होता है, या ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टार या स्टेरॉयड रिसेप्टार जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टार होते हैं। ठीक, तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं साथियों। तो ये एक ऐसा रिसेप्टार होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। अब ये सॉल्युबल होता है तो इसका कोई शेप नहीं होगा क्योंकि सॉल्युबल फॉर्म में, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने के लिए इससे कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बाइंड कर जाते हैं। और जब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं तो क्या होता है, इससे वो एक शेप प्रदान कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, इस रिसेप्टर में साथियों एक स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन होता है जो कि कहाँ पर स्थित होता है, कार्बोक्सी टर्मिनस पर। कार्बोक्सी टर्मिनस मतलब उस इंड पर प्रेजेंट होता है हमारा स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन, जहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बाइंड होता है। अब स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन में क्या होता है, एक स्टेरॉयड बाइंडिंग साइट होता है जहाँ पे हमारा स्टेरॉयड हार्मोन बाइंड होता है। फिर दूसरा हमारा डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है साथियों। डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऐसा डोमेन होता है जो कि हमारे जीन पर बाइंड करता है। अब डीएनए बाइंडिंग डोमेन और स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन को जोड़ने के लिए एक रीजन हो, जहाँ पे जुड़ते हैं वो एक रीजन होता है जिसे हम लोग हिंज रीजन कहते हैं, जहाँ पे डीएनए बाइंडिंग डोमेन और स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं या जुड़ते हैं। फिर क्या होता है इसमें
जो है एक दो जिंक फिंगर्स होते हैं। जिंक फिंगर्स क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड के क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं या चैन होती है अमीनो एसिड की, जो कि जिंक के चिलेटेड फॉर्म में उपस्थित होते हैं। उसमें जिंक आयन जो होता है वो चिलेटेड फॉर्म में उपस्थित होता है। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें जो इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है वो हमारा होता है हीट शॉक प्रोटीन, HSP90 जो है हीट शॉक प्रोटीन 90। अब हम लोग देख लेते हैं इसी फिगर में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है। तो साथियों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का डिटेल हम लिखित में जो है यानी क्या है हमारा थ्योरी में आगे इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज अभी हम लोग फिगर के थ्रू देख लेते हैं कैसे हमारा जो है ये रिसेप्टर वर्क करता है। तो क्या होता है साथियों, ये स्टेरॉयड हार्मोन के लिए हमारा रिसेप्टर फंक्शन करता है। तो क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होने के कारण ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। अब ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, या हम लोग इसी को मान लेते हैं कि ये ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन है। ठीक, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन है। अब ये क्या होगा, जब ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होगा तो ये हमारे सेल को क्या करेगा, पेनिट्रेट, सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके हमारे साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। अब जब हमारे साइटोप्लाज्म में साथियों ये ग्लूकोकार्टिकॉइड या स्टेरॉयड हार्मोन पहुंच गया तो ये हमारे स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन के स्टेरॉयड बाइंडिंग साइट पर क्या होगा, बाइंड होगा। और जैसे ही ये हमारा बाइंड होगा साथियों, ये क्या करेगा, हीट शॉक प्रोटीन को क्या कर देगा, डी अटैच्ड कर देगा। जो कि हमारा हीट शॉक प्रोटीन क्या करता था, इस रिसेप्टर पर इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस क्या करता था, डालता था। तो अब क्या होगा, हीट शॉक प्रोटीन का इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस जो होगा साथियों वो हमारे रिसेप्टर पर खत्म हो जाएगा और हमारा रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इसमें जो है डाइमराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है इस रिसेप्टर में। तो ये डाइमराइजेशन रीजन जो होता है वो हमारे इसी कार्बोक्सिल यानी स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन पर क्या होता है, रैप्ड होता है। अब वो एक्सपोज्ड हो जाता है, और जैसे ही एक्सपोज्ड होता है साथियों तो दो रिसेप्टर जो कि स्टेरॉयड हार्मोन से बाइंड होते हैं यानी ऑक्युपाइड रिसेप्टर आपस में आकर के एक डायमर बना लेते हैं। अब ये डायमर जो होता है रिसेप्टर का वो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है। अब जब न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है साथियों तो इसमें एक क्या होता है कि जिंक फिंगर्स जो होते हैं एक जीन, डीएनए के एक पर्टिकुलर जीन पर जाकर के बाइंड होते हैं, जीन पर जाकर के बाइंड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं GRE, जीन एक्सप्रेसिव क्या रीजन होता है हमारे डीएनए का, वहाँ पर जाकर के बाइंड होते हैं और उस जीन में क्या करते हैं, अल्टरेशन कॉज कर देते हैं। अब जब हमारा जीन अल्टर हो जाएगा तो उससे बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए होगा साथियों वो भी अल्टर बनेगा यानी अलग बनेगा। अब अलग बनेगा मैसेंजर आरएनए, और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया को साथियों ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये हमारे न्यूक्लियस में बना। अब ये मैसेंजर आरएनए हमारे न्यूक्लियस से मूव करके हमारे साइटोप्लाज्म में आएगा और किससे बाइंड होगा, राइबोसोम से, राइबोसोम में जाएगा। अब राइबोसोम में ये हमारा मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। और अब जो प्रोटीन बनेगी साथियों वो क्या होगी, अल्टर होगी, यानी नए तरीके से प्रोटीन बनेगी क्योंकि हमारा जीन ही अल्टर्ड हो गया है। अब ये जो प्रोटीन होगी ये हमारे सेल के अंदर जो है मॉडिफिकेशन कर देगी, क्या, सेलुलर फंक्शन जो हमारा नॉर्मल फंक्शन था उसको अल्टर करेगी और नए फंक्शन को परफॉर्म कराएगी। अब हम लोग साथियों देखते हैं थ्योरी में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा एग्जाम थ्योरेटिकल है ना कि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। स्ट्रक्चर में स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन ये तो आप लोग देख रहे हैं फिगर में, HSP हीट शॉक प्रोटीन 90, हिंज रीजन भी देख लिया है आपने, डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी देख लिया है और जिंक फिंगर्स भी देख लिया है। अब एग्जाम्पल में इसमें क्या आते हैं, कौन कौन से जो रिसेप्टर हैं या कौन कौन से हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्सिव होता है, तो उस जो है ये रिस्पॉन्सिव होता है ऑल स्टेरॉयडल हार्मोन के, सभी स्टेरॉयडल हार्मोन यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, जैसे ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, एंड्रोजन, स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरोक्सिन, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये सब इसी मैनर से फंक्शन करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं साथियों थ्योरी के रूप में।
तो हमने तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन अब हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं थ्योरी में क्या होता है। तो द ग्लूकोकार्टिकॉइड जी, इसमें हम लोग जो एग्जाम्पल लेकर चलेंगे वो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का लेकर चलेंगे। तो द ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन जी पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर। अब क्या होगा, हमारा जो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन होगा वो सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा और बाइंड हो जाएगा किस पे, जीआर पर, यानी ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर पर। ठीक, प्रोटीन दैट नॉर्मली रिसाइड्स इन द साइटोप्लाज्म इन एसोसिएशन विथ हीट शॉक प्रोटीन SP90 एंड अदर प्रोटीन। ये रिसेप्टर जो हमारा ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर होता है, ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जो कि किसके साथ बाइंड होता है, हीट शॉक प्रोटीन के साथ, जो कि इसे क्या है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है, या अन्य और प्रोटीन के साथ। जब हमारा रिसेप्टर बाइंड हो जाता है किससे, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन से, तो द GR ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर है जो स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन। अब जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बता रखा है क्या क्या होता है, तो क्या होता है, स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन होता है कार्बोक्सी टर्मिनस के पास में, एंड मिड रीजन डीएनए बाइंडिंग डोमेन ज्वाइंट बाय हिंज रीजन। और इसमें डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है जो कि आपस में जुड़े होते हैं, कार्बोक्सी जो है डीएनए बाइंडिंग डोमेन और स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन जो है आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, हिंज रीजन के द्वारा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या है साथियों कि अब यहाँ से हमारा मैकेनिज्म जो है चालू होगा। द डीएनए बाइंडिंग डोमेन हैज 2 जिंक फिंगर, ये भी बता दिया हूँ, ईच मेड ऑफ ए लूप ऑफ अमीनो एसिड विथ चिलेटेड जिंक आयन, ये भी बता दिया हूँ। बाइंडिंग ऑफ, अब यहाँ से मैकेनिज्म चालू होता है तो ये भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ से थ्योरी में देखते हैं। बाइंडिंग ऑफ द स्टेरॉयड टू द ग्रोथ रिसेप्टर या ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर डिसोसिएट द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीट शॉक प्रोटीन। जब हमारा ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है हार्मोन हमारे ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड होगा साथियों, तो क्या होता है, जो हीट शॉक प्रोटीन होता है वो डिसोसिएट हो जाता है हमारे रिसेप्टर से, और जो हीट शॉक प्रोटीन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है हमारे रिसेप्टर पर वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही इनहिबिटरी इफेक्ट जो है हीट शॉक प्रोटीन का ख़त्म होता है साथियों, हमारा रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, अब जब हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ए डाइमराइजेशन रीजन दैट ओवरलैप द स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन इज एक्सपोज्ड। क्या होता है, एक डाइमराइजेशन रीजन होता है हमारे रिसेप्टर में जो कि ओवरलैप होता है स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन पर, इज एक्सपोज्ड, वो क्या हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, प्रमोटिंग डाइमराइजेशन, जो कि प्रमोट करता है किसको, डाइमराइजेशन ऑफ द ऑक्युपाइड रिसेप्टर। जो हमारे बाइंड रिसेप्टर होते हैं, जो हमारे स्टेरॉयड बाइंड हार्मोन से बाइंड रिसेप्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, डाइमराइज्ड हो जाते हैं। द स्टेरॉयड बाउंड रिसेप्टर, जो स्टेरॉयड से बाउंड रिसेप्टर होते हैं वो डाइमर क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं टू द न्यूक्लियस, यानी हमारे साइटोप्लाज्म से ये मूव करके हमारे न्यूक्लियस में पहुंचते हैं। बाइंड्स को एक्टिवेटर एंड को रिप्रेसर प्रोटीन से, जहाँ पर ये जा करके हमारे को एक्टिवेटर प्रोटीन से और को रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होते हैं। अब को एक्टिवेटर क्या करता है, ये हमारे रिसेप्टर के फंक्शन को थोड़ा एक्टिवेट कर देगा, और यदि को रिप्रेसर से बाइंड हो गए तो हमारा क्या होगा, रिसेप्टर के फंक्शन को ये क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। अब ये रिसेप्टर डीएनए के जिस सीक्वेंस पर जा करके बाइंड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। उस डीएनए सीक्वेंस को या उस जीन के क्या कहते हैं हम लोग, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, जिसे शॉर्ट में GRES कहते हैं। विद इन द रेगुलेटिंग रीजन ऑफ अप्रोप्रिएट जीन, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे रेगुलेटरी रीजन में, किसके, जीन के रेगुलेटरी रीजन में प्रेजेंट होता है। द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन इज कॉन्सिक्वेंटली अल्टर्ड हो जाता है। अब इस प्रकार से जो हमारा जीन होता है उसका क्या होता है, फंक्शन जो है अल्टर्ड हो जाता है। ठीक, अब साथियों जीन क्या होता है ये आप लोग पूछेंगे। जीन जो है वो डीएनए का वह पार्ट होता है जो कि एक कंप्लीट आरएनए को बनाने की क्षमता रखता हो, उसे हम लोग जीन कहते हैं। यानी डीएनए का वह स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक, अब साथियों ये क्या होता है, जीन का जब फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा तो इससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा साथियों वो भी क्या होगा, अल्टर्ड होगा, यानी अलग होगा या न्यू होगा। तो ठीक, प्रमोशन और सप्रेशन ऑफ देयर ट्रांसक्रिप्शन को या तो प्रमोट करेंगे, अगर एक्टिवेटर बाइंड होगा तो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और अगर इनहिबिटर बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। द स्पेसिफिक
द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए होगा साथियों, 10 इज डायरेक्टेड टू द राइबोसोम। अब ये मैसेंजर आरएनए हमारे न्यूक्लियस से निकल करके हमारे साइटोप्लाज्म में जाएगा और वो राइबोसोम के अंदर पहुंचेगा, जहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन, इसका ट्रांसलेशन। अब यहाँ से ट्रांसलेशन होगा मैसेंजर आरएनए का और उससे एक नई प्रोटीन बनेगी। अब ये प्रोटीन हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करेगी और वो सेल के फंक्शन को क्या करेगी साथियों? मॉडिफाई कर देगी, यानी मॉडिफिकेशन कर देगी सेल के फंक्शन में। तो साथियों इस तरह से आज हमारा जो है रिसेप्टार खत्म हुआ। एक और रिसेप्टार होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट रिसेप्टार। ठीक, तो कोई इंपॉर्टेंट रिसेप्टार नहीं है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।